टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जिस सीरीज में हम सवालों और उनकी व्याख्याओं के माध्यम से तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो भी जरूरी बिंदु हैं, उन पर डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारी जो सीरीज है उसकी इकोनॉमी की वीडियो है और जो हमारी आखिरी वीडियो है, तो ये आज की हमारी जो वीडियो है ये हमारी सीरीज की इकोनॉमी की आखिरी वीडियो है। तो इससे पहले 5 वीडियोस हमने और बनाई हैं, उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जितने भी सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लगभग 10 सवाल हम डिस्कस करेंगे, उन 10 सवालों के जो जवाब हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख लेने हैं या कहीं लिख करके रखने हैं। और अंत में आपको ये भी बताना है कि आपने कितने सवालों के सही जवाब जो हैं वो दिए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो हमारा जो पहला सवाल है वो आपका वेज एंड मीन्स एडवांस को लेकर के है, यानी कि अर्थोपाय अग्रिम को लेकर के है। इसमें अर्थोपाय अग्रिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्तियों और भुगतानों के बीच अल्पकालिक असंतुलन को प्रबंधित करने हेतु प्रदान की जाने वाली अस्थायी वित्तीय सहायता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है कि वेज एंड मीन्स एडवांस पर लागू ब्याज दर सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर से संबंधित होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सवाल को दोबारा से पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा। हम करते हैं, हम सवाल के जवाब को देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। ये जो आपका वेज एंड मीन्स एडवांस की जो ब्याज दर है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बेस पे तय नहीं होती है। किसके बेस पे तय होती है? तो ये हमको पता होना चाहिए, ये रेपो रेट के बेस पे तय होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये किस पे तय होती है? ये रेपो रेट के बेस पे तय होती है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए, थोड़ा सा अगर आप इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहले वेज एंड मीन्स एडवांस की बात की गई है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक तरीके से उधार होता है जो गवर्नमेंट्स को दिया जाता है। जैसे आपका केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, या फिर आपका जो यूनियन गवर्नमेंट्स हैं उनको भी दिया जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट भी इसके तहत लोन ले सकती हैं। ये बहुत आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो अगर सरकार की जो प्राप्तियां हैं, सरकार का जो रेवेन्यू है, उसमें शॉर्ट टर्म में कोई बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार आरबीआई से लोन ले सकती है। कितना लोन ले सकती है? तो वर्तमान समय में ये आपका बेसिकली लिमिट जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि लिमिट तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये लिमिट तय करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। और आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके, केंद्र सरकार के साथ मिल करके इस लिमिट को तय करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो लिमिट है वो लिमिट तो कौन तय करता है? तो हमने देख लिया कि आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इस लिमिट को तय करती है। और इसके साथ साथ आपका ये जो, अगर आप लिमिट देखें तो वेज एंड मीन्स एडवांस की जो भी लिमिट है उसमें आपका अगर आप 75% तक खर्च कर लेते हैं, 75% तक अगर आप खर्च कर लेते हैं, तो उसके बाद नई प्रक्रिया जो है वो यहां पर आरबीआई की तरफ से शुरू की जाती है। वेज एंड मीन्स एडवांस पर अगर आप ब्याज दर की बात करें तो हमने देखा था कि वो रेपो रेट पे तय होती है। तो वेज एंड मीन्स एडवांस पर जो ब्याज दर है वो रेपो रेट के बराबर होती है। लेकिन अगर आप वेज एंड मीन्स एडवांस से ज्यादा लोन ले लेते हैं या आप 90 दिनों तक नहीं चुकाते हैं, तो ये आपका ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ओवरड्राफ्ट पर आपका रेपो रेट प्लस 2% का ब्याज लगता है। तो ये आपको याद रखना है, रेपो रेट प्लस 2% का ब्याज जो है वो ओवरड्राफ्ट पर लगता है। तो ये हमने देख लिया है, पहला हमारा सवाल यहां पर खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल जो है वो आपका प्रेफरेंस शेयर को लेकर के है, अधिमानी शेयर को लेकर के है। बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अधिमानी शेयरों को सामान्य शेयरधारकों से पहले लाभांश प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, अधिमानी शेयरधारकों को सामान्य शेयरधारकों के समान ही मताधिकार तथा लाभ में हिस्सेदारी के अधिकार मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। हम जब आपको डिस्कस करते हैं, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। सबसे पहले अधिमानी शेयर का अगर आप इंग्लिश मतलब देखें, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर अगर आप देखेंगे तो प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप किसी को वरीयता दे रहे हैं। तो आपका जो अधिमानी शेयर होता है या प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें यही आपको देखने को मिलता है। 2 तरीके के मुख्यतः आपको शेयर धारक देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है आपका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स।
तो जब भी कंपनी जो है अपना जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको पहले डिविडेंड मिलता है और फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है। उसके बाद अगर कुछ पैसे बचते हैं तो फिर आपका जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं वो फिर उनको पैसे दिए जाते हैं। उनका रेट भी फिक्स नहीं होता, इनका रेट भी फिक्स होता है और उनको पहले भी पैसे मिलते हैं। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, ये जो पैसे दिए जाते हैं, चाहे आपका प्रेफरेंस शेयर के मामले में हो चाहे आपका ऑर्डिनरी शेयर के मामले में हो, ये पैसे केवल तब दिए जाते हैं जब कंपनी को बेनिफिट होता है, जब कंपनी को लाभ होता है। अगर कंपनी को नुकसान हुआ है तो ना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं, ना ही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं। और यहीं पर जो आपकी सिचुएशन है वो डिबेंचर से अलग हो जाती है। अगर आपने कंपनी के डिबेंचर खरीदे हुए हैं, ये कंपनी का डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है, बॉन्ड खरीदा हुआ है, तो भले ही कंपनी को नुकसान हो, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो, आपको आपका इंटरेस्ट रेट जो है, आपको आपका ब्याज जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के मामले में क्या है, ये इनको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब कंपनी को बेनिफिट होगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं और जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं, इनके बीच में एक और डिफरेंस होता है। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं ये एक तरीके से कंपनी के मालिक होते हैं, तो कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इनके आधार पर लिया जाता है। इनको जो है वोट करने का अधिकार होता है। किसको? जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है, ये किस कंपनी की बैठक में वोट नहीं कर सकते हैं। तो एक ये भी डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो समान मताधिकार नहीं होता है, समान मताधिकार नहीं होता है, इनके पास जो है वोट होता है, इनके पास वोट नहीं होता है। इसके अलावा एक और चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, वो ये है कि सेबी की तरफ से ये जो आपका ऑर्डर, किसी भी कंपनी के लिए अगर वो पब्लिक होना चाहती है तो उसके लिए ऑर्डिनरी शेयर जारी करना अनिवार्य किया गया है। ऑर्डिनरी शेयर यानी मैंडेटरी, जो आपके जो सामान्य शेयर हैं वो आपको मैंडेटरीली जारी करने पड़ेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जारी करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर इशू करना मैंडेटरी नहीं होता है, जबकि ऑर्डिनरी शेयर इशू करना जो है ऑर्डिनरी मैंडेटरी होता है। तो ये आपको सेबी के रूल्स भी यहां पर पता होने चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट हमने देखा सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब है। तो हमने देख लिया है सारी चीजें, हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने देख ली है, हमने ऑर्डिनरी शेयर को भी देख लिया है, बॉन्ड से कैसे अलग होता है, डिबेंचर से कैसे अलग होता है वो भी हमने देख लिया है। चलिए अब यहां पर हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगला जो हमारा सवाल है वो आपका जीवीए को लेकर के बात करता है। जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन को लेकर के बात करता है। जीवीए का सटीक निरूपण क्या है, सटीक तरीके से जीवीए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको याद रखना है, जब भी हमको बोला जाए कि हमको जीवीए कैलकुलेट करना है, जब भी हमको बोला जाए कि हमको जीवीए कैलकुलेट करना है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस आपके सामने, इन ऑप्शन से आप पता लगा पाएंगे कि या तो हमको यहां पर आपका या तो हमको फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना होगा, या बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करना होगा, या फिर हमको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना होगा। जब भी हमको जीवीए कैलकुलेट करने को बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमको जीवीए को बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करना है। जीवीए को हमको बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करना है। तो बेसिक प्राइस पर आपको कैलकुलेट करना है। और जब भी हमको बोला जाता है कि आपको जीडीपी को कैलकुलेट करना है, जब भी आपको बोला जाता है कि आपको जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो वो आपको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना होता है। तो ये दो पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि हमको जब भी आपको बोला जाए कि आपको जीवीए को कैलकुलेट करना है और उसके आगे कुछ ना लिखा हो तो आपको ये मान लेना है कि आपको बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करना है। और अगर आपको बोला जाए कि आपको जीडीपी को कैलकुलेट करना है और उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये मान लेना है कि आपको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है। अब हमने ये दो चीजें तो यहां पर हमको समझ में आ गई हैं। तो हमारे सामने अगर आप सवाल देखें, यहां पर हमारे सामने जीवीए लिखा हुआ है और जीडीपी लिखा हुआ है, तो अब आप आसानी से समझ पाएंगे कि जीवीए का मतलब क्या है कि हमको बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करना है, और जीडीपी यहां पर लिखा हुआ है यानी कि हमको मार्केट प्राइस पर दिया गया है। तो अब अगर आप देखें यहां पर हमारा जो सिंपल सा फॉर्मूला है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको बेसिक, अगर आपको ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये चार्ट आप अपने पास बना करके रख सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, ये आपका हो गया मार्केट प्राइस। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पर जाना है तो इसमें आपको टैक्स ऐड करना होता है। कौन सा टैक्स ऐड करना होता है? प्रोडक्शन टैक्स ऐड करना होता है। प्रोडक्शन टैक्स आपको ऐड करना होता है और प्रोडक्शन सब्सिडी जो है वो आपको सब्ट्रैक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद बेसिक प्राइस से अगर आपको मार्केट प्राइस पर जाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर भी आपको टैक्स को ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कौन से टैक्स को? आपको प्रोडक्ट टैक्स को, यहां पर प्रोडक्ट टैक्स यानी कि उत्पाद कर जो है उसको आपको प्लस करना पड़ेगा, और आपका प्रोडक्ट सब्सिडी जो है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा।
अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे सवाल पर वापस आते हैं। हमको सवाल में क्या दिया हुआ है? हमको सवाल में दिया हुआ है कि हमको बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस यानी कि जीडीपी हमको यहाँ पर दी हुई है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको रिवर्स आना है, मार्केट प्राइस से बेसिक प्राइस पर आना है। तो रिवर्स आने के लिए क्या करेंगे? अगर आपको मार्केट प्राइस जो है, अगर आपको बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करना है और मार्केट प्राइस पर आपको दिया हुआ है, तो सब्सिडी, जो प्रोडक्ट सब्सिडी है वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट टैक्स, माफ कीजिएगा, प्रोडक्ट टैक्स जो है वो आपको माइनस करना पड़ेगा और प्रोडक्ट सब्सिडी जो है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एमपी, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको बीपी से, बेसिक प्राइस से आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिक प्राइस कर दीजिए और इसको आप जीडीपी एमपी कर दीजिए। तो ये अब हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है? देखिए, अब वापस से ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें आपका ये देखिए, आप उत्पाद कर को यहाँ पर माइनस किया जा रहा है और सब्सिडी को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाता है। तो याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी आपको अगर जो है फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पर आना हो और बेसिक प्राइस से आपको मार्केट प्राइस पर आना हो, तो आपको क्या फॉर्मूला जो है आपको लगाना है। तो अगर आपको बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पर आना है तो प्रोडक्ट सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपको इससे वापस जाना है तो यहाँ पर साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा और ये प्लस का साइन हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो हमने देख लिया है आपका जीवीए को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या पूरे फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तमाम चीजें हमने यहाँ पर समझ ली है। जीवीए होता क्या है? जीवीए की फुल फॉर्म है आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब यह है कि उत्पाद के प्रत्येक चरण पर उत्पाद में कितना एडिशन हुआ है, प्रोडक्ट जो है या जो प्रोडक्ट है उसमें कितना एडिशन हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए आप जो है 10 रुपए, आप कॉटन का उत्पादन करते हैं। मान लीजिए आप एक किसान है, एक किसान ने 10 रुपए का कॉटन का उत्पादन किया और ये कॉटन जो है, ये बेसिकली ये 10 रुपए का जो कॉटन है, ये 10 रुपए का कॉटन बी को बेच दिया। तो 10 रुपए का कॉटन बेचा गया, बी ने इसको प्रोसेस किया, फिर इसको आगे सी को बेच दिया। इसने जो है 30 रुपए का मान लीजिए बेच दिया, फिर सी ने इसको आगे डी को बेच दिया, 60 रुपए का बेच दिया। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हर चरण में आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देखने को मिलेगा। कुछ जो है, कुछ संवर्धन, यहाँ मूल्य संवर्धन यहाँ पर हुआ है। इसमें अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे अगर आप करेंगे, तो 10 तो आप ये डायरेक्टली, क्योंकि ये तो रॉ मटेरियल है, प्लस यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे कितने रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है, यहाँ पर फाइनल वैल्यू है आपकी 30 रुपए और जो इनपुट था वो 10 रुपए का था, तो वैल्यू एडिशन कितने का हो गया? 20 रुपए का वैल्यू एडिशन यहाँ पर हुआ है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? 60 रुपए फाइनल वैल्यू है और जो इसमें जो इनपुट का कॉस्ट था वो 30 रुपए था, तो यहाँ पर 30 रुपए का वैल्यू एडिशन आपको देखने को मिला। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 60 रुपीज। तो 60 रुपए का जो है आपको टोटल फाइनल जो जीडीपी में जो टोटल वैल्यू ऐड होगी, जो जीवीए जो है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है वो 60 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देख लिया है ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है कि उत्पाद के मूल्य में मध्यमवर्ती उपभोग, मध्यमवर्ती लेवल पर जो मूल्य वृद्धि होती है उसको हम जीवीए में कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इसके रिलेशंस अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे सामने वो रिलेशन लिखा हुआ है, जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू जीडीपी प्लस जो आपका सब्सिडी है, प्रोडक्ट सब्सिडी है, उसको आप ऐड करेंगे और जो प्रोडक्ट टैक्स है उसको आप माइनस करेंगे। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो आप जो है यहाँ पर याद रखिएगा। ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, यही फॉर्मूला आप इससे बहुत सारे सवाल जो है, अगर इस पर सवाल आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आता है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली सवाल पर। अगला जो हमारा सवाल है वो भारत की स्थापित विद्युत क्षमता को लेकर के है। हमारे सामने दो ऑप्शन है, हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट से अधिक है, और दूसरा हमारा ऑप्शन है कुल स्थापित क्षमता का आधे से अधिक भाग गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संबंधित है। हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, हम जवाब को डिस्कस करते हैं। इसमें जो आपके दोनों स्टेटमेंट हैं ये सही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। हाल ही में भारत ने हमारी जो टोटल स्थापित क्षमता है उसको 500 गीगावाट तक पहुंचाया है। तो ये एक करंट अफेयर की खबर है, ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये हमारा दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। और ये दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता ही है कि भारत की जो टोटल स्थापित क्षमता है, भारत का जो है आईएनडीसी भी है, हमारा जो आईएनडीसी है, जो हमारा एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारा टारगेट भी है, तो ये भी आपको याद रखना है।
तो हमने इसको प्राप्त भी कर लिया, 51% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो हमारी जो टोटल स्थापित क्षमता है उसमें से 51% जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है या नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में 30 सितंबर 2025 को भारत की जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता है वो 500 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। इसमें से आपका जो लगभग 256 गीगावाट है, यानी कि लगभग 51% जो आपकी टोटल स्थापित क्षमता है वो कहां से आती है? ये आती है आपका जो गैर जीवाश्म ईंधन सोर्स हैं, जो गैर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं, उसमें आपको देखने को मिलती है। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, शायद कई साथियों को ना पता हो, क्योंकि कुछ समय पहले तक मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दो शब्द होते हैं यहाँ पर, एक है आपका नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज और दूसरा है रिन्यूएबल सोर्सेज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज और रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है, इतना आपको याद रखना है कि आपका ये जितने भी आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जितने भी आपको जो भी भारत में आपका पर्यावरण के लिहाज से जितनी भी ऊर्जा, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो भी ऊर्जा उत्पादन करते हैं, केवल कोयले को छोड़ करके, कोयला जो है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि कोयला जो है वो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं, तो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज को छोड़ करके जितने भी आपके सोर्सेज हैं वो सारे सोर्सेज आपका नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं। फिर आपका रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हो गए? तो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज माइनस न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं मानी जाती है। ये एक आपको याद रखना है, इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं मानी जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी को नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज माना जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स नहीं माना जाता है। इसीलिए यहां पर आपका रिन्यूएबल नहीं लिखा हुआ है, यहां पर रिन्यूएबल नहीं लिखा हुआ है, यहां पर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो आपका परमाणु ऊर्जा है वो शामिल है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है। टोटल अगर भारत की अगर आप मिक्स की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? सौर ऊर्जा मिलेगी, सेकंड नंबर पर आपको पवन ऊर्जा मिलेगी, थर्ड नंबर पर स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें भारत, तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है हिंदू ग्रोथ रेट का संदर्भ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ष 1991 के सुधारों के बाद भारत की उच्च आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन बी 1950 से 1980 के दशक के दौरान लगभग 4% की भारत की धीमी जीडीपी समृद्धि, ऑप्शन सी भारत के हिंदू बाहुल्य राज्यों की समृद्धि प्रवृत्ति, ऑप्शन डी आर्थिक प्रदर्शन के साथ धर्म को जोड़ने वाला एक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट का संदर्भ इनमें से किस में से है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, यानी कि जो हिंदू ग्रोथ रेट है, बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसके ज्यादा डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है। केवल आपको इतना याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि भारत में जब 1950 से लेकर के 1980 के दशक के बीच में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो 4% के आसपास बहुत स्टेबल बनी हुई थी, यानी कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर में बहुत बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो इस पूरे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? इस पूरे टाइम पीरियड को हम कहते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। तो इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही हमको पता होना चाहिए। इसको कॉइन किसने किया था ये भी आप याद रख सकते हैं। 1978 में अर्थशास्त्री राज कृष्ण द्वारा, 1978 में अर्थशास्त्री राज कृष्ण द्वारा इसको कॉइन किया गया था। तो इतना पॉइंट यहाँ पर हमको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो मुद्रीकृत घाटा को लेकर के, मुद्रीकृत घाटा से क्या तात्पर्य है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर सरकार के व्यय का प्रत्यक्ष वित्त पोषण, ऑप्शन बी ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों से सरकार द्वारा उधार लेना, ऑप्शन सी राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के बीच का अंतर, ऑप्शन डी निजी क्षेत्र के ऋण विस्तार के कारण मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर मुद्रीकृत घाटे का क्या तात्पर्य है। बहुत सिंपल सा है, आपने एक वर्ड सुना होगा डेट फाइनेंसिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा डेट फाइनेंसिंग, इसी को डेट फाइनेंसिंग कहा जाता है। डेट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? डेट फाइनेंसिंग का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि जब सरकार को घाटा होता है तो उस घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार आरबीआई के पास जाती है, और आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई के पास तो प्रिंटिंग मशीन है, पैसे कितने भी प्रिंट कर सकते हैं, सरकार आरबीआई से कहती है कि आप हमारे लिए कुछ करोड़ रुपए प्रिंट कर दीजिए, तो सरकार के घाटे की भरपाई कर दी जाएगी। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डेट फाइनेंसिंग या मुद्रीकृत घाटा, या घाटे का मुद्रीकरण भी इसको कहा जाता है। तो आपको क्या कहते हैं? इसको डेट फाइनेंसिंग कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए जो है वो यहां पर सही जवाब हो जाता है।
लेकिन ऐसे आपको याद नहीं रखना है, ऐसे काम नहीं चलता है। देखिए जब भी सरकार का कोई प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कल को प्रधानमंत्री मोदी जो है हमारे आरबीआई के गवर्नर को कॉल करेंगे कि 1 लाख करोड़ रुपए छाप दीजिए और हमारे आरबीआई के गवर्नर छाप देंगे। ऐसे काम नहीं चलता है। सरकार और आरबीआई अलग अलग एंटिटीज हैं, अलग अलग इकाइयां हैं, तो उनको आपस में ट्रांजैक्शन करनी पड़ेंगी, तब जाकर के पैसे ट्रांसफर हो पाएंगे। तो ये होता कैसे है? ये होता है दरअसल सरकार जो है वो सरकार जो है कुछ बॉन्ड प्रिंट करती है, सरकार कुछ बॉन्ड प्रिंट करती है, वो बॉन्ड आरबीआई खरीदता है। जब आरबीआई बॉन्ड खरीदेगा तो सरकार को पेमेंट करेगा, तो सरकार को पैसे मिल जाते हैं, आरबीआई को बॉन्ड मिल जाता है। फिर सरकार को जब पैसे आरबीआई जो सरकार को पैसे मिले हैं, सरकार उस पैसे को खर्च करेगी, वो पैसा मार्केट में जाएगा, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो वहां पर मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई ने जो बॉन्ड सरकार से खरीदा था वो बॉन्ड आरबीआई मार्केट में बेच देगा। जब बॉन्ड आरबीआई मार्केट में बेचेगा तो जो पैसा मार्केट में मौजूद है उस पैसे को अवशोषित कर लिया, उस पैसे को जो है अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपका क्या है? डेट फाइनेंसिंग का प्रोसेस यहां पर काम करता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से पूरा डेट फाइनेंसिंग का प्रोसेस जो है वो यहां पर काम करता है। इसको हमने समझ लिया है, बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला जो हमारा सवाल है वो बेसिकली आपका मुद्रा विनिमय व्यवस्था को लेकर के है। मुद्रा विनिमय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हैं। इसमें अगर आप देखें, पहला हमारा ऑप्शन है मुद्रा विनिमय के तहत 2 संस्थाएं पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर विभिन्न मुद्राओं में ऋण देने और चुकाने पर सहमत होती हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है मुद्रा विनिमय के अंतर्गत ऋण आमतौर पर विदेशी बाजार में उपलब्ध ऋणों की तुलना में कम ब्याज दर पर प्राप्त होता है। और तीसरा हमारा ऑप्शन है भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024 से 27 की अवधि हेतु सार्क देशों के लिए एक नई मुद्रा विनिमय व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की है। कौन सा ऑप्शन यहां पर इसमें सही जवाब हो जाता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा अगर आप इस पर सोच करके देखेंगे तो आसानी से आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। इसका सवाल का जवाब अगर आप देखें, पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक है। इसी को जो है हम करेंसी स्वैप कहते हैं। करेंसी स्वैप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये करेंसी स्वैप है। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर की बात हो रही है, तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इस तरह की कोई व्यवस्था कर रहे हैं और इस व्यवस्था में भी आपको इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, तो फिर उसका फायदा ही क्या होगा? इसका फायदा तो तब होगा ना जब आप इंटरनेशनल मार्केट से कम ब्याज पे करेंगे। तो ये भी बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मुद्रा विनिमय क्या होता है? मुद्रा विनिमय 2 सीमा पार संस्थाओं के बीच में, 2 क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें एक संस्था विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करती है और चुकौती किसी अन्य मुद्रा में पूर्व निर्धारित तिथि और एक निश्चित विनिमय दर के आधार पर की जाती है। यानी कि इसमें एक तिथि हमारे पास मौजूद होती है और आपका जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स होता है। अब क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, तो पहले ही यहाँ पर फिक्स कर लिया जाता है, जिसकी वजह से कितना अमाउंट पे करना है, कितनी पेमेंट होगी, वो भी पहले से फिक्स रहता है। तो ये भी एक आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ इसमें जो आपका ब्याज दर होती है, इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके कंपैरिजन में कम रहता है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने 2024 से 2027 की अवधि के बीच में सार्क देशों के लिए भारत के एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को मंजूरी प्रदान की है। इस व्यवस्था में मौजूदा यूएस और यूरो स्वैप विंडो के साथ साथ 25,000 करोड़ रुपए का जो आईएनआर स्वैप विंडो है वो भी यहाँ पर आपका सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इससे फायदा ये होगा कि सार्क देश जो है वो भारत की अपनी करेंसी में व्यापार कर पाएंगे, भारत की अपनी करेंसी में लोन ले पाएंगे, जिससे भारतीय मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में, इंटरनेशनलाइजेशन की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से उठाया गया था। तो ये हमने देख लिया है आपका करेंसी को लेकर के। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला जो हमारा सवाल है, हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए, कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। हमको इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका अल्पकालिक मुद्रा बाजार का साधन है, यानी कि शॉर्ट टर्म मुद्रा बाजार का साधन है, जिसको आप कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा मनी मार्केट का हिस्सा है। इनमें से कौन सा मनी मार्केट का हिस्सा है, क्योंकि 2 तरीके के बाजार होते हैं अवधि के आधार पर। अगर आप देखें तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिसकी टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है, तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं। तो मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म है। और आपका कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें जो साधन है वो 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए होल्ड किए जाते हैं।
तो ये इसमें अगर आप देखें शॉर्ट टर्म का कौन कौन सा होता है, ट्रेजरी बिल जो है जाहिर तौर पर ये शॉर्ट टर्म का होता है, 91 दिनों का बिल आपको इसमें देखने को मिलता है, और आपका 364 दिनों का बिल आपको मिलता है। इसी तरीके की अवधि यहाँ पर आपको मिलती है, 182 दिनों की अवधि आपको मिलेगी। तो ये जाहिर तौर पर 1 साल से कम होता है, तो ये भी ट्रेजरी बिल है। कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये आपका केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है आरबीआई के माध्यम से, ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। और कमर्शियल पेपर जो है ये कंपनियां जारी करती हैं और ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। तो तीनों जो है यहाँ पर आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अब इसमें अगर आप देखें परिपक्वता के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। एक दिवसीय बाजार में आपका एक दिवसीय बाजार हो गया, नोटिस मनी हो गया जिसमें 2 से 14 दिन का टाइम पीरियड आपको मिलेगा, कॉल मनी हो गया, आपका नोटिस मनी हो गया, टर्म मार्केट मनी हो गया, 15 दिनों से ज्यादा अवधि की परिपक्वता आपको मिलती है इसमें। तो प्रमुख अगर आप साधन देखें तो इसमें आपका जो है रेपो हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, कैश मैनेजमेंट बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सीडी यानी कि आपका जमा प्रमाण पत्र हो गया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो गया, तो सॉरी माफ कीजिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, सीबीएलओ यानी कि कमर्शलाइज्ड बैंक लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, यहाँ पर आप कमर्शलाइज लेंडिंग ऑब्लिगेशंस यहाँ पर आपके शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपका मनी मार्केट का हिस्सा है, शॉर्ट टर्म होती हैं। यही आपको याद रखना है। इससे अगर सवाल आएगा तो इसी तरीके का सवाल आएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका लॉन्ग टर्म है, या कैपिटल मार्केट का हिस्सा है या मनी मार्केट का हिस्सा है। ये चीजें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर हम देख रहे थे आपका सीबीएम के बारे में बात कर रहे थे, तो ये आपका 90 दिनों की परिपक्वता अवधि के लिए से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। तो ये हमको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में 3 कथन हमारे पास सामने दिए हुए हैं, हमको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। हमारा पहला ऑप्शन है कोई निवासी भारतीय एसबीजी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को या तो अपने नाम पर या किसी अन्य वयस्क की ओर से निर्धारित कर सकता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है एसबीजी में न्यूनतम निवेश 1 ग्राम सोना है और व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष 4 किलोग्राम तक धारण कर सकता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है सभी ट्रस्ट परोपकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को एसबीजी धारित करने की पात्रता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको बताना है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, सोच के देखिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। चलिए हम सवाल के जवाब को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका ठीक है और तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या अगर आप देखें तो भारत सरकार की तरफ से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी ताकि भारत में लोगों को फिजिकल गोल्ड के बजाय भारत में लोगों को डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि फिजिकल गोल्ड जब भारत में खरीदा जाता है तो पहले से ही बहुत कंजम्पशन आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भारत में गोल्ड का आपको जो इंपोर्ट देखने को मिलता है। जब गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप भारत का जो ट्रेड बिल है, भारत का जो भारत का डेफिसिट है वो भी बढ़ता है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय लोग जो है आपका डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें या जो गोल्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाए। इसीलिए सरकार ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इस स्कीम को लेकर के आई थी। इसमें अगर आप देखें आप न्यूनतम 1 ग्राम सोना खरीद सकते हैं, न्यूनतम आप 1 ग्राम सोना खरीद सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अधिकतम आप जो है 4 किलोग्राम सोना खरीद सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अधिकतर आप 4 किलोग्राम सोना खरीद सकते हैं। अगर आप जो है हिंदू अविभाजित परिवार हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, या फिर आप ट्रस्ट हैं, आप जो है यह सरकार द्वारा नियमित कोई संस्था है, तो आप जो है 20 किलोग्राम सोना खरीद सकते हैं 1 वर्ष के भीतर। तो ये लिमिट्स आपको याद रखनी है। 1 किलोग्राम तो कम से कम न्यूनतम आप खरीद सकते हैं, और अधिकतम इंडिविजुअल के लिए 4 किलोग्राम और संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम। तो ये एक शर्त यहाँ पर हमको पता होनी चाहिए। और दूसरा अगर आप देखें तो आपका जो आपके तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सरकारी ट्रस्ट, जैसे सभी ट्रस्ट हो गए, परोपकारी संस्थाएं हो गई, विश्वविद्यालय हो गए, ये सब जो है ये भी आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को होल्ड कर सकते हैं। तो केवल इंडिविजुअल होल्ड नहीं कर सकते हैं बल्कि संस्थाएं भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को होल्ड कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा सवाल है वो आपका पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को लेकर के है। पीएमआई में अगर आप देखें, पीएमआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट यहां पर हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है पीएमआई विभिन्न उद्योगों में सप्लाई चेन प्रबंधकों के मासिक सर्वेक्षण से संकलित किया जाता है, जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों गतिविधियां शामिल होती हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है पीएमआई का मान 50 से अधिक होने पर आर्थिक गतिविधियों में विस्तार और 50 से कम होने पर संकुचन को दर्शाता है। और तीसरा हमारा ऑप्शन है विनिर्माण क्षेत्र के लिए मासिक पीएमआई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की द्वारा तैयार किया जाता है।
इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इसके जवाब को डिस्कस करें, सबसे पहले आपको तीसरे स्टेटमेंट को देखना है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, क्योंकि ये जो आपका पीएमआई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये फिक्की जारी नहीं करता है। कौन जारी करता है उसको अभी हम आगे देखेंगे। एक संस्था है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको जारी करती है। दूसरा, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों यहाँ पर ठीक हैं, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब है। तीसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पीएमआई की अगर आप बात करें, पीएमआई बेसिकली आपका एक महीने में जो किसी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनके परसेप्शन पर आधारित एक इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है कि जो मैनेजर्स हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनको लगता है कि इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है या इंडस्ट्री नीचे जाने वाली है। इन तमाम चीज़ों के आधार पर जो है आपका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स वो तैयार किया जाता है। तो परसेप्शन इंडेक्स है, इसको कौन तैयार करता है? इसको तैयार किया जाता है बेसिकली आपका एक HSBC नाम की संस्था है जो इसको तैयार करती है। तो ISH HSBC मार्केट नाम की कंपनी है जो इसको तैयार करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। केवल सिंगापुर, देखिए 30 देशों के लिए IHS जो है वो 30 देशों के लिए तैयार करती है। सिंगापुर के लिए केवल आपकी अपनी अलग इंस्टीट्यूट है, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मल्टीरियल मैनेजमेंट। तो ये माफ कीजिएगा, मटीरियल मैनेजमेंट। तो सिंगापुर के लिए केवल ये इंस्टीट्यूट है, बाकी 30 देशों के लिए ये IHS जो है ये तैयार करता है, जिसमें भारत भी एक है। इसमें हमने देखा था कि आपका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में जो वैल्यू होती है उसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसमें अगर आपकी वैल्यू जो है वो 50 से कम है, 50 से कम होने का मतलब ये है कि और अगर आपकी वैल्यू 50 के बराबर है या वैल्यू 50 से ज़्यादा है, तो इसके तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग मान होते हैं। अगर 50 से कम है तो इसका मतलब माना जाता है कि आपकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि इकोनॉमी में संकुचन हो रहा है। अगर 50 के बराबर है तो इसको माना जाता है कि इकोनॉमी न्यूट्रल बनी हुई है, इकोनॉमी जो है न्यूट्रल बनी हुई है। और 50 से ज़्यादा है तो इसको माना जाता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। और वर्तमान समय में हमारा पीएमआई कितना है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का? आज ही हमने इस पर बात की थी कि ये जो है 54 के आसपास बना हुआ है, यानी कि 54 के आसपास, यानी कि 50 से ज़्यादा है, तो इकोनॉमी में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बार पीएमआई कहाँ पे तैयार हुआ था? यूएसए में तैयार हुआ था। पहली बार पीएमआई जो है यूएसए में, जो उनका इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट है, उसके द्वारा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स तैयार किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अंत में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑफर फॉर सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन है, ऑफर फॉर सेल तंत्र के तहत केवल मौजूदा शेयर धारकों को ही मौजूदा शेयरों की बिक्री की अनुमति होती है और इसमें कंपनी द्वारा नए शेयरों को जारी करना शामिल नहीं होता है। कोई भी शेयर धारक, चाहे उसके पास शेयर का प्रतिशत कितना भी हो, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर शेयर बेचने के लिए OFS तंत्र का उपयोग कर सकता है। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर ऑफर फॉर सेल को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।